मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकुर सिंह आपके लिए आज क्लास 11th का फिजिक्स फर्स्ट यूनिट चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो अब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानने के लिए कि ये भौतिक जगत में फिजिक्स है क्या, भौतिक जगत है क्या, यानी भौतिक विज्ञान हमारा है क्या, ये इसका मेन एक्चुअल वैल्यू पता करना है हमें कि फिजिक्स की एक्चुअल परिभाषा क्या है, क्या करते हैं इसमें हम, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं, कैसे इसका साइंटिफिक मेथड देते हैं, या इसका स्कोप कहाँ तक है, या इसके प्रेडिक्शन के बारे में हम कैसे पता करते हैं, या इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में कैसे पता करते हैं हम किसी चीज़ का। तो कोई भी मान के जब हम वैल्यू को गणना करते हैं उसकी मैथमेटिकल चीज़ें क्या है, उसका एक्साइटमेंट क्या है, यानी फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, या कहा जाए तो फिजिक्स के लिए थ्रस्ट एरिया में फिजिक्स कैसे कार्य करता है, कोई भी उसके लिए दो सिद्धांत कैसे बने हुए हैं, क्या चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कहाँ तक है ये कि क्वांटम फिजिक्स से लेकर हमारे क्लासिकल फिजिक्स तक, कि क्वांटम फिजिक्स में क्या चीज़ें आती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के लिए हम अध्ययन करते हैं। और आपका क्लासिकल फिजिक्स में हम मैकेनिक्स है, आपका ऑप्टिक्स है, और हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो आपकी फिजिक्स के बारे में एक अलग से प्रारूप तैयार करती हैं। तो ये आपको फिजिक्स की उत्पत्ति, जो भौतिक जगत हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स की उत्पत्ति, यानी कि इसका सबसे पहले फिजिक्स के बारे में कहाँ से मालूम चलता है ये चीज़ें। तो फिजिक्स हमारे साइंस शब्द से उत्पत्ति हुई है। साइंस को हम दो भागों में बांटते हैं। साइंस क्या है? साइंस आप जानते हैं यह एक सिस्टमेटिक के रूप में कार्य करता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। जैसे कहते हैं हिंदी में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सिस्टमेटिक रूप से जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइंस कहलाते हैं। तो साइंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है रियल साइंस, जिसे हम कहते हैं वास्तविक विज्ञान। दूसरा होता है आपका स्यूडो साइंस, जिसे कहते हैं छद्म विज्ञान। तो रियल साइंस क्या कहता है, जो जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। छद्म विज्ञान क्या होता है आपका, जिसमें बदलाव हो। कहा जाए कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं, रियल साइंस, वास्तविक विज्ञान। छद्म विज्ञान क्या है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अनचेंजेस की बात करते हैं कि अनचेंज क्या होते हैं, कैसे करते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे किसी वस्तु, स्थान या समय बदलने पर चीज़ें ना बदलें। कोई भी चीज़ें, कोई भी टाइम के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, या किसी प्लेसेस के साथ हम कोई भी चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, तो क्या कहलाता है आपका वास्तविक विज्ञान। इसे हम क्या कहते हैं, रियल साइंस। स्यूडो साइंस क्या होता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान बदलने पर चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर रियल साइंस में क्या है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की बात लेते हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो
नीचे ही गिरेंगी। व्यक्ति, अगर हम यहाँ पर हैं गिरा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर गिरा रहा है कोई भी वस्तु, वही वस्तु, तो भी नीचे ही आएगी। तो व्यक्ति बदलने पर, स्थान बदलने पर या समय बदलने पर, आप अभी गिरा रहे हैं, 1 घंटे बाद गिराएंगे तब भी चीज़ें वस्तुएं नीचे ही आएंगी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है वहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या कहलाता है? आपका रियल साइंस कहलाता है। तो आपका छंद विज्ञान क्या होता है? जिसमें बदलाव हो, कि हम क्या करते हैं, समय समय पर चीज़ें बदलती रहें। तो रियल साइंस के भी 2 भाग होते हैं। रियल साइंस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं रियल साइंस के 2 भाग? पहला होता है आपका, यहाँ से निकलता है आपका बायोलॉजी। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लिविंग का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग। दूसरी चीज़ें आपको निकलती हैं इसमें, फिजिकल साइंस। अब ये जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस के भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। अब ये आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई। साइंस शब्द से हुई। साइंस के 2 भागों में डिवाइड किया गया, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। रियल साइंस ऐसा विज्ञान है जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति, स्थान, समय बदलने पर चीज़ें ना बदलें। तो रियल साइंस में के 2 भाग हो जाते हैं, एक बायोलॉजी, एक फिजिकल साइंस। बायोलॉजी क्या होता है आपका? बायोलॉजी में जिसमें हम लिविंग, जीवों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग्स। फिजिकल साइंस क्या है आपका? जिसके 2 भाग बनते हैं। फिजिकल साइंस में 2 भाग बनते हैं, जिसमें क्या होता है आपका? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ से फिजिक्स की बात आती है, तो फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, ये अलग है आपका, स्टडी ऑफ नेचर। केमिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, तत्वों का अध्ययन। तो यहाँ से मिलता है फिजिक्स की बात, जिसका हम अध्ययन करेंगे आपके फिजिकल वर्ल्ड में। तो स्टडी ऑफ नेचर की जब बात करते हैं हम, इनमें कई लोगों ने अपने कई मत अलग अलग दिए। जैसे गैलीलियो ने बताया सर्वप्रथम, जिन्हें फिजिक्स के बारे में, जिन्हें जनक के रूप में माना जाता है। अर्थात कहा जाए तो गैलीलियो को फिजिक्स का जनक कहते हैं। इसके अलावा उनके बाद जब गैलीलियो को ऐसी घटना घटित हुई, जिसमें गैलीलियो को यूनान देश के राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया, उनकी बातों को नहीं माना। उसके बाद न्यूटन ने उसको सिद्ध किया, जिसे लाइट, प्रकाश के बारे में बताया था उन्होंने, कि न्यूटन ने कि प्रकाश क्या होती है आपकी। न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश डुअल नेचर में चलती है। उन्होंने लाइट के बारे में बताया था, और आपके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो उन्होंने जब अध्ययन किया नेचर का, तो उसमें आपको निकलता है कि फिजिक्स के लिए स्टडी ऑफ नेचर के रूप में, तो यहाँ पर उनको भी माना जाता है कि फिजिक्स के जनक रूप में न्यूटन को भी माना जाता है। उसके बाद आइंस्टीन आए, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध के रूप में समीकरण दिया, E=mc²। तो उनको भी क्या कहा जाता है कि जो आधुनिक रूप में फिजिक्स के जनक के रूप में माने जाते हैं। इसलिए फिजिक्स के रूप में जनक के रूप में कहा जाए तो फिजिक्स के जनक की बात आती है तो गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन। तीनों लोगों का नाम आता है, लेकिन अधिकतर हम कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आइंस्टीन का ज़्यादा उल्लेख मिलता है कि आइंस्टीन ने फिजिक्स का जनक माना जाता है। तो ये जब फिजिक्स की बात निकली कि हम फिजिक्स क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर कहते हैं। स्टडी ऑफ नेचर जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, जिसमें जनक के रूप में गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन
और आधुनिक रूप में आइंस्टीन को ही क्या कहते हैं, हम भौतिक रूप का जनक मानते हैं। तो ये बात जब आई, तो जब फिजिक्स के लिए भौतिक जगत में कई लोगों ने जब अध्ययन किया, जो थ्योरेटिकल चीज़ें बनी, जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों का एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, क्योंकि साइंस यही कहता है कि कोई भी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीका, सिस्टमेटिक रूप में चलना चाहिए, तो सिद्धांत क्या होंगे, प्रतिपादित होंगे। क्योंकि हम नेचर कहता है, यानी कि नेचर मतलब ईश्वर कहता है कि बेसिक लॉ ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, कि नेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को हम जब अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को हम जब सिस्टमेटिक रूप में लाते हैं, तो उसमें साइंटिफिक मेथड कार्य करता है। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि जो कार्य करती हैं, जो अपनी थ्योरेटिकल चीज़ें बनाती हैं कि ये नियम तो हैं, सही हैं, और उस पर हम जब कार्य करते हैं तो उस नियम को हम लाते हैं अपने ह्यूमैनिटी, मानव जात के लिए, जो ह्यूमैनिटी के उपयोगी में आती हैं। जैसे कोई नहीं जानता था, बहुत लोग सोते थे पेड़ के नीचे, तो सेब के पेड़ के नीचे सेब तो गिरता रहता था, सभी जानते थे सेब गिरता है, लेकिन क्यों गिरता है, इसके बारे में जब सिस्टमेटिक रूप में कार्य किया गया, न्यूटन ने देखा, उन्होंने लैब में लाया, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि कौन सा फोर्स कैसा लग रहा है, तो उसका एक क्रमबद्ध तरीका, सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि पेड़ से गिर रहा है, तो उन्होंने कई बार देखा, तो उसको लाकर लैब में देखा कि ये हाँ गिर तो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बार बार देखा कि ऊपर से नीचे की ओर ही आ रहा है। फिर जब देखा कि उन्होंने कि जब ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया कि हाँ ये सही है कि ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो कुछ है इसमें, कुछ कार्य कर रहा है। तो उन्होंने जब देखा कि ये इसमें जब कुछ कार्य कर रहा है, तो उसके लिए एक और ही पॉइंट ढूंढा, उन्होंने कहा कि इसकी कुछ ना कुछ इसमें गुण है, क्वालिटेटिव है इसकी। तो उसके उन्होंने अपनी तर्कशक्ति के लिए कि कुछ गुण है इसमें, तो जब उन्होंने गुण को सोचा तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ फोर्स कार्य कर रहा है, तो उन्होंने फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाया कि गणना किया कि जो फोर्स है तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, उसका मान क्या होगा, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना अगला पॉइंट लिया कि फार्मूला ड्राइव करें। तब उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल फार्मूलाज प्रूव किया। तो मैथमेटिकल फार्मूला जो प्रूव किया, तो उन्होंने निकाला था Fg=Gm1m2/r²। तो उन्होंने देखा कि जब ये फार्मूला जो आया, क्या ये हमारा फार्मूला सही है, अनुमान सही है, कि जैसे हम कोई भी ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन इलाहाबाद से निकली लखनऊ के लिए, तो वहाँ से इसकी स्पीड हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। हमने फार्मूला रखा, इस वेलोसिटी निकाला वेग के लिए, तो उसकी चाल बराबर दूरी बटे समय से इस चाल कितनी है, चाल जब गणना कर लिया हमने कि 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है, तो वहाँ पर जब देखा कि क्या ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आ रही थी, तो उन्होंने जब प्रेडिक्शन किया तो अनुमान लगाया कि क्या ये वैल्यू सही है। तो जब वो वैल्यू सही है तो प्रेडिक्शन करने के बाद उसका जस्टिफिकेशन किया गया। जब जस्टिफिकेशन किया गया, अगर सही है जस्टिफिकेशन में, तो उसका क्या होगा, सिद्धांत बन जाएगा कि आपका ये सिद्धांत सही है। तो उन्होंने जब फिजिक्स की बात में आती है, जब कोई सिद्धांत बनते हैं भौतिक जगत में, तो उसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं कि अगर सूर्य पूरब से निकल रहा है तो नेचर की लॉ है, ईश्वर का नियम है कि पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा। अब उसको साइंटिफिक मेथड से, अब वैज्ञानिक रूप में कैसे बताएंगे कि ये इधर से निकल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हाँ उधर से निकल ही रहा है, हमेशा पूरब से ही निकलता है। क्योंकि हमारे एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम को ईश्वर खुद ही नहीं तोड़ना चाहता, तो हम क्यों तोड़ें। इसलिए हम उस पर केवल अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नेचर के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा बनाए गए नियमों को नेचर खुद ही नहीं तोड़ना चाहता। तो हम तो मानव जाति हैं, बस उसमें स्टडी करके हम उसको ह्यूमैनिटी के रूप में हम यूज कर सकते हैं अपने कई दिशाओं में। तो उन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर में देखा कि साइंटिफिक मेथड में जब कोई चीज़ें हम यूजफुल करते हैं मानव जात के लिए, तो साइंटिस्टों ने साइंटिफिक मेथड के रूप में अपनी विधियाँ बनाई। जब ये विधियाँ फॉलो करेंगी तो ये थ्योरी हमारी सही होगी, अन्यथा हमारी थ्योरी गलत है, ना कि ईश्वर के द्वारा या नेचर के द्वारा दिए गए लॉ गलत है।
इसलिए उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप में जो नियम बनाए गए हैं कि सेब पेड़ से या ऊपर से नीचे ही गिरेगा या वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो गिरेगी ही, ये क्या है, नेचर की देन है। अब उस पर हम कार्य करते हैं, उस पर हम कोई अपनी थ्योरी बनाते हैं, तो अगर वो सही है, थ्योरी हमारी सही साबित होती है, नेचर पर डिपेंड करती है, या हम नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकती हैं, कोई कारण होगा, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि स्टीफन हॉकिंस ने पहले बता दिया था कि जो अब नहीं हैं, उन्होंने बताया था कि ईश्वर के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए गए हम नियमों को ईश्वर खुद ही नहीं तोड़ना चाहता, तो हम क्या हैं, हम तो मानव जाति हैं। तो साइंटिफिक मेथड के रूप में साइंटिस्टों ने देखा कि अगर हम इस चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो हमारी थ्योरी सही बन जाएगी। तो उन्होंने पहला पॉइंट लिया था ऑब्जर्वेशन, कि हम कोई भी चीज़ें जब कर देखते हैं जो लॉ है नेचर में, सबसे पहले उसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो उसको हम लाएंगे लैब में, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हुए चलते रहिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कि जब अब कोई भी चीज़ें हम साइंटिफिक मेथड में लाते हैं तो पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद तब उसका हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या चीज़ें सही हैं। जैसे कोई पानी ढलान पे बह रहा है, हमने देख लिया कि समुद्र तल से, ऊपर से, किसी पहाड़ी पर से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, तो नेचर का देन है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बह रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे की ऊपर से जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि हम ऐसे करते हैं, प्लेन रखते हैं तो क्या होता है, पानी भाव स्लो हो गया, रुक गया। ऐसे करते हैं, पानी क्या हो रहा है, ढलान से गिर रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम कोई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने अपने लैब में आए, कोई भी साइंटिस्ट लैब में आता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उन्होंने देखा कि जब हम क्या करते हैं, स्लोप बनाते हैं, ढलान बनाते हैं, तो ही पानी गिरता है नीचे की ओर। या कोई भी नियम हम देते हैं लॉ के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए गए नियम को हम जब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ये सही है, कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने पाया कि स्लोप है तो ही पानी का ढलान क्या नीचे की ओर आ रहा है। तो उन्होंने पहली चीज़ें देखा कि हाँ स्लोप मिल गया, कि पानी अगर बहना है ऊपर से नीचे को, स्लोप चाहिए उसे। अब स्लोप चाहिए तो उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो उस जो एंगल होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, क्यों आ रहा है, तो जो उसका गुण होगा, तो उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया कि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव रीजनिंग होनी चाहिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब गुणात्मकता और मात्रात्मकता, तर्क शक्ति। किसी भी जब वस्तु को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो ढलान से या जैसे वाटर को लिया गया, तो वाटर जब नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। तो उन्होंने देखा गुण है, गुण क्या है इसका, ढलान के रूप में ढलान रहेगा तभी नीचे आएगा। तो जब उसने तर्क शक्ति दिया कि स्लोप होगा कितना एंगल से होगा, जिसको क्वालिटेटिव होगा कितना एंगल से होगा, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव आ गई, उसकी कुछ वैल्यू जो है, मात्रात्मकता तर्क शक्ति दिया उन्होंने, तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कितने एंगल से आ रहा है, उस ढलान का स्लोप में उसमें चाल क्या होगी वाटर की, और उस ढलान की ऊंचाई कितनी होगी, कैसे होगी, उसके लिए नापने के लिए, या उसमें उसे कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव तक शब्द दिया। जब ये चीज़ें मिल गई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, प्रयोग के द्वारा, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर प्रयोग किया, प्रयोग के द्वारा जब क्या मिला, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, चौथा पॉइंट बनाया वैज्ञानिकों ने, कि देखा कि जब हम कोई भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको जब गुणात्मकता और मात्रात्मकता तक शक्ति मिल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ फार्मूला भी बनना चाहिए। जब फार्मूला बनेगा तभी तो हम बता सकते हैं दुनिया को कि हाँ ये फिजिक्स, ये नेचर का देन है, नेचर की देन है कि ये जो निकल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, तो हम उसकी व्याख्या समझा सकते हैं, कर सकते हैं, व्याख्या दे सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं। नहीं तो कहेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसे होता ही है, ये चलता रहता है, सृष्टि है, दुनिया है, ये ईश्वर की देन है,
तो नेचर की देन तो है ही, तो उसमें जब हम स्टडी करके जो लाएंगे तो कि हाँ ये किस कारण से हो रहा है तो हम उसका देंगे। तो उसमें जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ें जब मिल रही हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ डिराइव करेंगे उसका फार्मूला के लिए। तो क्या बनेगा अगला पॉइंट, मैथमेटिकल फार्मूलाज। जैसे न्यूटन ने दिया Fg = G m1 m2/r², इन्होंने अपना फार्मूला प्रूव कर लिया। जब फार्मूला प्रूव कर लिया, अब क्या ये फार्मूला सही है तो उसका हम क्या करते हैं, तो उन्होंने इस फार्मूले को सही करने के लिए क्या किया, उन्होंने अनुमान लगाया, प्रेडिक्शन किया। जैसे मान लेते हैं कि एक फार्मूला आपका है F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। F = ma है कि अगर हम कोई भी द्रव्यमान अगर 1 kg का है, कोई भी द्रव्यमान 1 kg का है, उस पर फोर्स हम लगाते हैं, द्रव्यमान पर धक्का देते हैं, मान लेते हैं 2 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन तुरंत कितना हो रहा है 2 मीटर/सेकंड²। तुरंत हम अनुमान लगा लेंगे। किसी बॉडी पर हम अगर 2 न्यूटन या 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम जो भी है, तो उसका हम एक्सेलरेशन तुरंत बता देंगे कि एक्सेलरेशन कितना है। अगर m = 1 kg, a = 2 आ जाएगा, क्योंकि F = 2 न्यूटन, 2 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन का मात्रक क्या आपने पढ़ा है 9th में, मीटर/सेकंड, आगे भी आप पढ़ेंगे भी। अभी तो आपका फिजिकल वर्ड भौतिक जगत भौतिक के बारे में जान रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा आपका कि 2 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने फोर्स के बारे में बता दिया न्यूटन ने, या स्लोप के बारे में बता दिया, वाटर का स्लोप जो चल रहा है कि कितनी तेज़ी से बह रहा है पानी, स्लोप जो ढलान है उसका एंगल कितना है, तो उसके लिए जो उन्होंने बना दिया अपना उन्होंने फार्मूला, थीटा एंगल से जा रहा है, थीटा एंगल कितना है 90 एंगल का बना रहा है कि या 60 या 45 एंगल का है। इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में है तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री में आप उन्होंने बना दिया स्लोप का, पानी का बहाव ऐसे इतनी तेज़ी जा रहा है, तो उन्होंने अपना निकाल दिया। तो फार्मूला जो प्रूव किया उन्होंने, जिसे इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का किया, जिन्होंने जी का मान रखा, मास रखा, 2 मासों के बीच में जो उसका फोर्स लग रहा है m1 m2/r², जिससे क्या होता है आपका कि कहा जाए कि सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है, तो उसमें क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये कहते हैं कि सूर्य जब अपनी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है तो चिपक क्यों नहीं जाती है, अपने पास क्यों नहीं लेती है। तो हम पृथ्वी के साथ में तो और भी ग्रह हैं, वो भी तो पृथ्वी पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो सभी अपनी ओर खींचे हुए हैं। किस कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण। तो कब हुआ, जब ये प्रूफ होगा तब वहाँ पर हम कार्य कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूला जो ये निकला, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। जब प्रेडिक्शन करेंगे, अनुमान लगाएंगे, प्रेडिक्शन, जो हमारा अनुमान क्या होगा, सही होगा, या अनुमान हमारा जो हमने लगाया कि एक्सेलरेशन जो निकला, जो फोर्स कार्य किया, जो ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है इतना लग रहा है, तभी इसी कारण कोई भी वस्तु नीचे की ओर आ रही है। तो जब वहाँ प्रेडिक्शन करेंगे तो ये फोर्स इतना है, क्या ये सही है, तो इसका हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे। जस्टिफिकेशन या फाल्सिफिकेशन। अगर जस्टिफिकेशन में हमारा सही होता है तो हमारा ये सिद्धांत सही है। फाल्सिफिकेशन में गलत हो जाता है कि नहीं, हमने तो मेथड जो दिया गलत हो गया, ये सही नहीं बना है, कि हमने तो बता दिया कि कोई भी चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, हमने तो उसका उल्टा बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा हमने मेथड बनाया है, इस कारण से मेथड से नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो नेचर की बेइज्जती कहा जाए, तो जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम को हम तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाल्सिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये नियम आपका गलत हो जाएगा। जब आप क्या करेंगे, जब आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो आप किस में आ जाएगा, फाल्सिफिकेशन। तो आप फिर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से। फिर आप ऑब्जर्वेशन करिए, फिर एक्सपेरिमेंट करिए, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करिए, फिर मैथमेटिकल फार्मूला बनाइए, फिर प्रेडिक्शन करिए, फिर जस्टिफिकेशन दीजिए। तो इसमें क्या होता है, आपको बार बार करना वैसे पड़ता है, तब आपका एक सिद्धांत बनता है, एक प्रिंसिपल बनता है। तो ये चीज़ें आती हैं आपका साइंटिफिक मेथड में, जब किसी भी नेचर में किसी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं तब इन्होंने दिया अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 से ही, और आगे पढ़ेंगे भी। अभी आपका इसी में 11th में ही 7 नंबर चैप्टर्स गुरुत्वाकर्षण ही है, उसमें आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये सिद्धांत बना तो हम उसका यूजफुल कर पा रहे हैं, कहाँ पे यूजफुल कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भौतिक जगत की बहुत बड़ी देन है हमारे फिजिकल वर्ल्ड की, जिसका श्रेय हमारे न्यूटन सर को जाता है। उन्होंने अपना फार्मूला प्रतिपादित किया, उन्होंने अपना साइंटिफिक मेथड के रूप में उन्होंने फॉलो किया और तब जाकर उनका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तो ये चीज़ें जब आती हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में, तो फिजिकल वर्ल्ड क्या कहता है आपका कि ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर, इसमें हम स्टडी करते हैं, इसका हम सिद्धांत बनाते हैं, तो उसको हम अलग अलग जगह पे यूज कर पाते हैं कई स्थानों पर। तो इन्होंने देखा कि अलग अलग एरिया में, थ्रस्ट एरिया में कहा जाए तो जहाँ पे होता है आपका जोर देने वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पर उस क्षेत्रफल में, कि इस क्षेत्रफल में अगर आने वाले जो सिद्धांत हैं फिजिक्स में, उस क्षेत्रफल में कितने सिद्धांत कार्य कर सकते हैं। तो 2 प्रिंसिपल बने, तो 2 प्रिंसिपल दिया गया कि 2 प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। तो 2 सिद्धांत दिए गए थ्रस्ट एरिया फिजिक्स में कि थ्रस्ट एरिया के लिए पहला क्या था, यूनिफिकेशन, सेकंड क्या था आपका, रिडक्शनिज्म। इसमें ये बताया गया कि यूनिफिकेशन में थ्रस्ट एरिया का मतलब क्या कहता है फिजिक्स में, जो 2 प्रिंसिपल बने कि फिजिक्स में बनाए गए, फिजिक्स के द्वारा, जो नेचर के द्वारा बनाए गए नियमों को जब हम अध्ययन करते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं, उस सिद्धांत को हम कितने चीज़ों पर लागू कर दें जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। जैसे हम क्या करते हैं कि कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण से लगाती है, क्योंकि चारों तरफ से क्या होते हैं, अलग अलग ग्रह अपनी तरफ खींचे हुए रहती हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो ये चीज़ें, जैसे ये चीज़ें क्या है, आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा, संगठन बन जाए, एक सिद्धांत के द्वारा कई चीज़ों को हम फॉलो कर लें, कि जैसे वस्तु ऊपर से नीचे तभी गुरुत्वाकर्षण बल, और सूर्य पृथ्वी को खींच रहा अपनी ये तरफ, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही सूर्य के, तो वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस सिद्धांत से आसानी ये हुई कि हम तीनों चीज़ों के लिए क्या पढ़ लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या हो रहा है, ये घटनाएं घटित हो रही हैं। जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसके बारे में हम मानव जाति, ह्यूमैनिटी हमारी यूज कर पा रहे हैं कि इन सिद्धांतों को हम एक साथ पढ़ पा रहे हैं। किस कारण से, यूनिफिकेशन, जिसका नाम दिया गया यूनिफिकेशन, जो प्रिंसिपल बना थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स का। दूसरी चीज़ आई आपका रिडक्शनिज्म। जो रिडक्शनिज्म की बात आती है, रिडक्शनिज्म क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं, हमने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम अगर लागू करते हैं तो सिद्धांत को हमें पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है, जैसे बंदूक से निकली गोली किसी लकड़ी के गुटके पर पड़ती हैं, तो उस लकड़ी के गुटके में जब जाकर धंसती हैं तो उस समय उसका मास क्या होगा, या हम उसमें और चीज़ें गणना कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि गोली का चाल कितनी है, इसको पता होना चाहिए। गोली की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इसका मोमेंटम निकालते हैं, इतनी चीज़ें निकालते हैं। लेकिन जब इसमें धंसती हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, मान लेते हैं लकड़ी का मास m है, गोली का द्रव्यमान m है, m+m। तो हम इस पर ये गणना करते हैं कि m+m, द्रव्यमान क्या रखते हैं m+m पर। तो इसमें हम अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। अलग अलग किसी नियमों को हम अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूप में जब उसका अध्ययन करके उसकी एक्चुअल वैल्यू को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, रिडक्शनिज्म। जिसे रिड्यूस कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यूनिफिकेशन, संघ, कि हम एक सिद्धांत के द्वारा कई चीज़ों पर लागू कर दें जिससे हमारे बेनिफिट हो, हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मानवजात यूज में ला सके। और रिडक्शनिज्म, जिसमें हमें अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है, एक सिद्धांत उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके उसके मान की गणना करके हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आई आपका
फिजिकल वर्ड में यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, जो हमारा क्या कहलाता है आपका थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स के लिए जो सिद्धांत बने, जिसका हम प्रतिपादन कर पाए और चीज़ों को हम यूजफुल में ला पाए और हम अपनी मानव जाति को, हम ह्यूमैनिटी को समझा सकें। फिर इसमें बात आई आपका कि अगर फिजिक्स है तो उसका स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर बात करते हैं भौतिक जगत में, तो उसका स्कोप कहाँ तक है, मिटा दें आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो इसका स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है, इसका स्कोप हम देखते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻³ से स्टार्ट होता है। जहाँ से फिजिक्स क्या होता है, स्कोप शुरू होता है, जहाँ से हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं 10⁻³ से किलोग्राम से 10⁻55 किलोग्राम तक। कहाँ तक, यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स। तो इसका स्कोप देखकर ही लग रहा है कि 10⁻30 कितना छोटा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कहाँ तक जा रहे हैं, 10⁻55 किलोग्राम तक, मास ऑफ यूनिवर्स, जो बहुत बड़ा स्कोप कहा जाए एक तरीके से। दूसरी चीज़ें हमें मिलती हैं कि डिस्टेंस के रूप में, दूरी के रूप में अगर देखें तो हम तो साइज की बात करते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर से लेकर, साइज ऑफ न्यूक्लियस हम नाभिक से ही अध्ययन करना शुरू करते हैं। नाभिक का साइज देखते हैं 10⁻15 मीटर, हम एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से अध्ययन फिजिक्स शुरू करता है, शुरुआत अध्ययन फिजिक्स के लिए। तो 10⁻15 से लेकर 10⁻26 मीटर तक, जो क्या कहलाता है आपका साइज ऑफ यूनिवर्स। और कहा जाए कि यूनिवर्स की साइज, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का आकार तक, यूनिवर्स में आने वाली जो चीज़ें हैं, कहाँ तक अध्ययन करते हैं, 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है समय के लिए, सेकंड में। सेकंड की जब बात आती है कि जब कोई भी प्रकाश की चाल किसी नाभिक से गुजरता है तो कितने सेकंड में जाएगा वो, तो 10⁻16 सेकंड से होकर ये 10⁻16 सेकंड में किसी भी न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रकाश की चाल गुजर सकती है। तो हम जो फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, कहाँ से अध्ययन करते हैं, 10⁻16 सेकंड से लेकर 10⁻18 सेकंड तक, जो क्या कहलाती है आपका लाइफ ऑफ सन। कहा जाए तो सूर्य की या सन की लाइफ कितनी है, 10⁻18 सेकेंड। तो ये हम जो स्कोप है फिजिक्स का, अगर हम मास में लेते हैं तो कहाँ तक है, 10⁻30 से लेकर 10⁻55 किलोग्राम तक। साइज में लेते हैं, डिस्टेंस की बात नहीं, साइज में लेते हैं 10⁻15 से साइज ऑफ न्यूक्लियस से हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, कहाँ तक, साइज ऑफ यूनिवर्स तक। कितनी दूर तक, 10⁻26 मीटर तक। समय की बात करते हैं तो समय में क्या होता है आपका, 10⁻16 सेकंड से, मतलब कहा जाए कि न्यूक्लियस में प्रकाश की चाल, लाइट जब क्रॉस करती है तो 10⁻16 सेकंड उसे लगते हैं। कितने कम समय लगता है। तो हम फिजिक्स हमारा यहाँ शुरू करता है अध्ययन करना, स्टडी करना, जिस पर हमारे साइंटिस्टों ने फोकस किया और उन्होंने ज्ञात किया 10⁻16 सेकंड से ही किसी भी न्यूक्लियस में, नाभिक में लाइट क्या हो सकती है, क्रॉस कर सकती है। और कहाँ तक जाती है, 10⁻18 सेकंड तक, जो क्या होती है आपकी लाइफ ऑफ सन। सन की उम्र क्या है, 10⁻18 सेकंड। तो यहाँ तक है। तो ये चीज़ें आई स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात। फिर दिया गया कि जो हम पूरे फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरे फिजिक्स जो है कितने फोर्सों पर निर्भर करती हैं, जो आपको मिलेंगे इसी चैप्टर में आगे चलकर, या कहा जाए इस यूनिट में,
आगे आप अगले अगले चैप्टर में मिलते जाएंगे, कुछ 11th में कुछ 12 में आपके। अभी तो आपका बेसिक है ये। कहा जाए कि कुल कितने फोर्सेस हैं, तो 4 फोर्सेस अलाउ इन फिजिक्स। केवल फिजिक्स में 4 फोर्सेस क्या हैं, अलाउ हैं, जो वैज्ञानिकों ने देखा और अध्ययन किया, उसी पर पूरी फिजिक्स क्या है चल रही है। पहली क्या है फोर्स, पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम लिखते हैं Fg इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। दूसरा फोर्स क्या आपका, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। Fe इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। थर्ड फोर्स क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ नंबर फोर्स क्या आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस हैं जो आपके फिजिक्स में अलाउ हैं, और हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी पर पूरी फिजिक्स क्या है, इतने फोर्सों पर कार्य करती हैं, जिसका हम अलग अलग रूप में यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 11th में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका एक चैप्टर ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ेंगे 12 में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे 12 में। तो जो क्या गलत आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं किसी 2 द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, कोई भी नाभिक है, मान लेते हैं तो दिखाने के लिए इतना बड़ा नाभिक क्या होता है, बहुत छोटा होता है नाभिक, मान लेते हैं इतना बड़ा, इसमें प्लस प्लस चार्जेस होते हैं। जानते हैं नाभिक क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं। प्लस प्लस चार्जेस जो होते हैं हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि प्लस प्लस चार्ज क्या होते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। तो रिपेल क्यों नहीं करते हैं जो नाभिक में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। अगर वो स्ट्रांग है तो क्या करेगा, नाभिक में प्लस प्लस चार्जेस बने रहेंगे। और वीक की बात करते हैं तो वीक भी होते हैं कुछ चीज़ों में, तो वहाँ पर क्या होते हैं आपके अलग हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी मिलती हैं, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड बताता है, चीज़ें जिसकी हम जो चीज़ें बेसिक के रूप में फिजिक्स के बारे में समझाती हैं कि फिजिक्स में है क्या। तो ये चीज़ें पढ़ने का मतलब हमारा ये था कि ये एक टोन सेट करती हैं आपके फिजिक्स पढ़ने की। आपका शुरुआत है, आपका ये सिलेबस अब शुरू हुआ है। अभी तो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आप 11th में अब हैं, तो वहाँ पर साइंस था, यहाँ पर कुछ है अलग है। तो इसके बारे में अब आप जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ उसके पहले समझेंगे आप फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स ये चीज़ें जो आप समझाया गया, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया जो, तो ये चीज़ें आपको जो मिली, तो इसके बारे में आप एक बार सोचिए, गहन अध्ययन करिए और देखिए आपसे। अगर मान लेते हैं हम कि ये चीज़ें अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मान लिया जाए, लेकिन ये हमारा टोन सेट करता है फिजिक्स कैसे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं हम पढ़ने के लिए, जो कि हमारे अंदर एनर्जेटिक रूप मिलती हैं, जो प्राप्त होती हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए आप। थैंक यू।